बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। और हमारा जो सिलसिला है इसमें हमारी पैनल डिस्कशंस का, उसमें आज हमने एक डाउन साइजिंग के ऊपर कुछ दिनों पहले प्रोग्राम किया था, तो उसी का हम एक और सिलसिला आज कर रहे हैं। और आज हमारे पास एक तो रेगुलर हमारे पैनलिस्ट हैं नवीद राजा साहब, जो कि लेबर लॉ के कंसल्टेंट हैं और पिछले तकरीबन 18 साल से प्रोफेशन में हैं नेशनल मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। और हमारे साथ आज हमने एक गेस्ट पैनलिस्ट भी हैं जो कि बहुत वसी तजर्बा है माशाल्लाह उनका, और हमने सोचा कि उनको हम इंक्लूड करें इसमें, और उनके एक्सपीरियंसेस को, जो लाइव एक्सपीरियंसेस हैं उनके, जो उन्होंने डाउन साइजिंग के हवाले से देखे हैं इंडस्ट्री में और उनके पर्सनल तजर्बात हैं, उनको इंक्लूड करें। मोहम्मद यूसुफ दरबारी साहब हैं, वो ग्रुप जीएम हैं, जनरल मैनेजर हैं आईआर और लीगल अफेयर्स के जंग ग्रुप और पूरा जंग ग्रुप ऑफ कंपनीज और जियो टीवी के साथ। सो वी कैन वेल इमेजिन कि उनका एक्सपीरियंस जो है वो कितना वसी हो सकता है, होगा, और उन्होंने कितना काम किया। उनका तकरीबन 36 साल का एक्सपीरियंस है इस प्रोफेशन में, और उनकी जो पोर्टफोलियो है उसमें इंग्लिश बिस्किट्स भी हैं, पाकिस्तान केबल्स है, टाटा एनर्जी है, दाऊद यामा है, और उसके अलावा भी कंपनियां शामिल हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑफ कोर्स इस पोर्टफोलियो के साथ हमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, हमारे तमाम ऑडियंसेस को भी, और तमाम ख़ास तौर पे एचआर के लोगों को, जो डाउन साइजिंग होती है या जब कभी कोई इकोनॉमिक एडवर्सिटी आती है, तो उसमें जो सबसे पहले हिट पड़ती है वो हमारे लोगों पे पड़ती है। तो और हमारे एचआर के बहुत सारे लोग जो हैं वो इसी चक्कर पे लग जाते हैं कि चलें जी लोग कम करें, और वो तकलीफ में तो होते हैं लेकिन उनको कोई और राह नजर नहीं आती कि किस तरह से इससे बचा जा सकता है और कैसे इसको एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, ताकि जो लोग जहाँ पे काम कर रहे हैं, जिनको हम ये कहते हैं कि वो हमारे एसेट भी हैं, सबसे बड़े एसेट है, और साथ में जब कोई ऐसा मसला आता है तो वही एसेट सबसे पहले निकलने की तरफ चल पड़ता है। सो उनको किस तरह से अल्टरनेट क्या है, जो हमने पिछली एक डिस्कशन उसमें भी शेयर किए थे, और आज हम दरबारी साहब से जो लाइव एक्सपीरियंसेस हैं, जो इन्होंने अल्टरनेट इस्तेमाल किए, और उससे ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को फायदा पहुंचा, प्रोडक्टिविटी को फायदा पहुंचा, बल्कि वो जो लोग जो काम कर रहे थे उनको भी फायदा पहुंचा। सो वेलकम दरबारी साहब आपका हमारे इस पैनल डिस्कशन में। तो मेरा पहला सवाल यही है आपसे कि जहाँ पे आपने इस किस्म के जो इश्यूज हैं उनको फेस किया पिछली ऑर्गेनाइजेशंस में, तो किस तरह से, कौन से आपका ख्याल है कि अल्टरनेटिव जो आपने इस्तेमाल किए वो क्या थे, और किस तरह से उनको आपने प्रैक्टिस में लेके आए? थैंक यू उमर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने इस फोरम पे मौका दिया अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का। असल में डाउन साइजिंग का जब वर्ड यूज होता है और ऑर्गेनाइजेशन में कहा जाता है कि डाउन साइजिंग की जाए, तो लोगों के जहन में या मैनेजमेंट के जहन में ये होता है कि जो लोग हैं वो ओवरबर्डन है और उनको कम किया जाए। जबकि ये एक सेकेंडरी इशू है। प्राइमरी इशू ये है कि हमें बिजनेस को देखते हुए ये देखना चाहिए कि इश्यूज कहाँ पे आ रहे हैं और हम उसको किस जगह से उस पे हम इश्यूज को ओवरकम कर सकते हैं। मैं एक अपनी प्रैक्टिस को शेयर करूंगा। मैं तकरीबन जो है फतेह अली केमिकल्स में 2006 से लेके और 2012 तक रहा हूँ वहाँ पे। और फतेह अली केमिकल्स जो है वो यूनिलीवर की थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है और सारी पॉलिसीज प्रोसीजर्स यूनिलीवर के हैं और ये लोग सर्फ एक्सेल बनाते हैं। तो तकरीबन जो है ये 97 की बात है। 96 में मैंने ज्वाइन किया था। 97 में एक प्रेशर आया यूनिलीवर की तरफ से कि जो हम सर्फ एक्सेल की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है। 110 यूरो पर टन है, टनेज पे होती है। उस जमाने की बात बता रहा हूँ मैं आपको। और हमें जो है वो 90 और 95 यूरो के अंदर जो है हम चाइना से इंपोर्ट कर लें और हम पैकिंग करके बेचते हैं यहाँ पे। तो हमें जरूरत ही नहीं है इसके अंदर कि आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हम यूज करें। यहाँ हम उसको जो है वो मंगवा लेते हैं बल्क के अंदर और यहाँ पे हम पैकिंग शुरू कर देंगे इसके अंदर। तो बहरहाल ये चैलेंज था और ये मैनेजमेंट के पास आया और मैनेजमेंट ने जो है वो जो टॉप मैनेजमेंट थी हमको बुलाया। हम लोगों को जितने हम असल में 4-5 हेड थे हम लोग जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। एचआर को मैं हेड कर रहा था
और हमारे इंजीनियरिंग को एक साहब और हेड कर रहे थे, आसिम साहब, और प्रोडक्शन को शामत अली शाह साहब जो है वो हेड कर रहे थे। वो भी मोर एक्सपीरियंस आदमी थे वहाँ पे। क्वालिटी एक साहब थे, और एक जो है वो हेल्थ सेफ्टी डिपार्टमेंट, जिसको हम ऑश कहते हैं, उनके हेड थे। ये 5 हेड थे, और 5 हम हेड अपने पूरा फैक्ट्री को चलाया करते थे। और ये हमारे उसके ऊपर जनरल मैनेजर होते थे, और उसके बाद होते थे सीईओ और सीएफओ। तो ये जनरल मैनेजर, सीईओ, सीएफओ ये डिसीजन मेकिंग में होते थे, और हम लोग जो है वो डाउन द लाइन इम्प्लीमेंटर थे, और पॉलिसी वगैरह हम बनाते थे, और सारे उनके जो एडवाइस हम करते थे, कि रिकमेंड हम करते थे कि इस तरीके से जो किया जाए। तो बहरहाल जब ये चैलेंज आया हमारे पास, तो सबसे पहला प्रेशर यही आया कि लोगों को निकाला जाए। अच्छा, अब एक इश्यू ये आता है कि लोगों को निकालना तो कोई बड़ा मसला नहीं है, मगर वो जो लोगों को आपने स्किल सेट डेवलप की हुई है, और आज आपका बिजनेस डाउन है, और 2 साल के बाद फिर दोबारा आपका बिजनेस ग्रो करता है, और आपको लोगों की जरूरत पड़ती है, तो आपको वो स्किल सेट मिलती नहीं है इसके अंदर। तो बहरहाल ये कि सबसे पहला चैलेंज आया, तो वो लोगों की बातें हो रही थी, और मुख्तलिफ बातें हो रही थी कि कैसे हम इसको एक्सपेंसेस को कम करें। तो फिर जो हमारी जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट थी, उसने ये डिसाइड किया कि हमें यूनिलीवर्स के 3 इयर्स प्लान और 5 इयर्स प्लान लेने चाहिए, कि यूनिलीवर अपने आप को 3 इयर्स में कहाँ देखती है, और 5 इयर्स में कहाँ देखती है, और उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होगी उसके अंदर, उनकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, उनका मार्केट शेयर क्या होगा उसके अंदर। तो वो जब हमने उनका मार्केट शेयर लिया, हमें पता चला, और हमने उसको एनालाइज किया कि जो है हम इसको, इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी का तो हम बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट हम उनसे ले लेंगे यूनिलीवर से, और यहाँ से हम स्किल डेवलप करेंगे, और थ्रू ऑटोमेशन और भी हम मेजर्स लेके आएंगे, जिसपे हम जो है, हमें जो 3 साल के प्लान में उसकी प्रोडक्शन को जो जो हमारी करंट कैपेसिटी थी, उससे 1.5 पे लेके जाना था उसके अंदर, ठीक है ना, यानी 1.5 गुना। तो उसको हमने मद्देनजर रखते हुए हमने जब प्लान किया, तो हमें जाहिर बात है 3 सालों में जब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, तो मशीनें भी आती हैं, मैन पावर की भी रिक्वायरमेंट होती है। मगर जो करंट चैलेंज था वो ये था कि 110 यूरो से हम इसको 95 पे कैसे लाएं इसके अंदर। तो बहरहाल हमने अपनी कोशिशें शुरू की, और हमने उनसे कहा कि भाई ठीक है, आपने जो 3 साल पहले की प्लान करनी है, प्लान किया है, तो उस पे हम आज से काम करते हैं कि जो हमारी जो सर्फ की मैन्युफैक्चरिंग थी, जिसको प्रोसेस कहते हैं, उस प्रोसेस के लिए जो हमारी कैपेसिटी थी वो लिमिटेड थी, हमने उसको एक्सपेंड किया। उसके लिए हमने 1 साल में काम किया उसके अंदर। तो इस तरीके से हमने मशीनों को ऑटोमेशन पे लेके आए उसके अंदर, और प्रोसेस को ऑटोमेशन पे लेके आए हमने। तो उस तरीके से ये हुआ कि अच्छा, इस तरीके से साथ साथ हमने जो है वो जो ऑपरेटर्स थे, या सेमी ऑपरेटर्स थे, या सुपरवाइजर्स थे, उनके स्किल सेट को भी डेवलप किया। और ये हमने प्लान किया कि ये जो फ्यूचर की जो रिक्वायरमेंट है, हमने इसी मैन पावर से मैनेज करते हैं, और हमने इसी तरीके से कॉस्ट को, प्रोडक्शन को बढ़ा के, और मैन पावर को सेम रख के जो है हमने कॉस्ट को रिड्यूस करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने ये काम शुरू किया, उसमें इंजीनियरिंग और हमारे प्रोडक्शन जो है, और वो मेन थे, इसमें प्लेयर थे, और हम सपोर्टिव करेक्टर थे, जिसमें हमने उनके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में काम करना था, स्किल सेट को। ये सारी गाइडलाइन हमें ट्रेनिंग की भी, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स भी हमें वहीं से मिलते थे, यूनिवर्सिटी मिलते थे सारे। तो ये जब हमने काम शुरू किया, तो ये जब हम 1 साल के बाद जिस जगह पे खड़े हुए थे, वहां पे हम इसको 110 यूरो से 100 यूरो पे लिया है। उसके बाद अगले 6 महीने में, चूंकि आपकी प्रोडक्शन भी थोड़ी बड़ी आपकी, और थोड़ा स्किल सेट भी बढ़ा, तो हमने जो है वो 2 मशीनों पे एक ऑपरेटर को हमने ड्यूटी दी, और ऑटोमेशन के थ्रू। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जो है हम 2 साल के अंदर जो है हम इसको 90 यूरो पे लेके आ गए, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी। और जब हम 3 साल पे गए, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी वो 85 यूरो पे हो गई थी। और हमने ऐसे ही मजाकन कहा था यूनिलीवर से कि आप चाइना से मंगवा लीजिए, जितना आप मंगवाना चाहते हैं, क्योंकि चाइना का जो था वो 90 से 85 चला गया, तो हम 85 पे आ गए उसके अंदर। तो अच्छा। वही मैन पावर, वही लोग, वही। तो अब आपको जरा एनालाइज करना पड़ता है कि आपकी जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है वो क्या है, और बिजनेस प्लान क्या है। ये हमें मैनेजमेंट को समझाना पड़ता है, मैनेजमेंट को लेना पड़ता है, थोड़ी सी कॉस्ट 6 महीने की, साल की कॉस्ट को लेना पड़ता है। मगर आप जब उसको आगे जाते हैं, तो वही चीज आपके लिए बड़ी जो है वो हैंगिंग फ्रूट बन जाते हैं आपके लिए, और आप प्रॉफिट में आ जाते हैं चीजें। और वो जिन लोगों को हमने ऑपरेटर बनाया था, स्किल डेवलप की थी,
उनको फिर हमने ऐसे ही नहीं, उसकी भी हमने स्किल सेट जब बढ़ी तो हमने उनकी कंपनसेशन दिया, हमने उसके उसके अंदर उनकी सैलरी को इनहांस किया। तो एक ये मॉड्यूल जो था वो हमने इम्प्लीमेंट किया। और अगर जो मेरी ये बातें सुन रहे हैं एचआर प्रोफेशनल, अगर वो भी इन चीजों को अगर थोड़ा सा एनालाइज करें और अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम ना करें, कलेक्टिव एफर्ट्स में काम करें, टीम के साथ काम करें, बाकी स्टेक होल्डर्स को भी साथ लिया जाए, तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा सोल्यूशन मिल सकता है आपको। और आप जो है उस डाउन साइजिंग के जो है वो डाउन साइजिंग का ये होता है ना कि कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए। तो कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए जो है बहुत सारे जो है वे आउट होते हैं। एक जब मैंने आपसे जिक्र कर दिया इसके अंदर, नहीं, इसमें तो मैं ये एक मेरी बेस्ट प्रैक्टिस नहीं, वो बड़ी अच्छी। मैं इसमें अगर थोड़ा सा आपसे एक दो है ना, इसमें हम एचआर के लोग जो बेसिकली आजकल सर्टिफिकेशंस भी हैं एचआर की, एसएचआरएम की सर्टिफिकेशन, जो आपने बातें की मुझे वो उससे लिंक मैं अगर करूं तो उसमें दो कॉम्पिटेंसीज बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक है कंसल्टेशन की कॉम्पिटेंसी और एक है एनालिटिकल स्किल्स की कॉम्पिटेंसी। और मुझे आप बातों से यही लगा कि ये जो एक तो आपने कंसल्टेशन की अपने लोगों के दरमियान, जो सीनियर्स हैं सारे वो सारे बैठे और फिर उन्होंने एनालाइज किया, जो कि एक एनालिटिकल स्किल्स की एक बड़ी जबरदस्त कॉम्पिटेंसी है, जो कि अगर आ जाए हमारे अंदर तो वो हम उसको चीज़ों को देख सकते हैं। मुझे एक और चीज़ ये बताइए इसी प्रोसेस के हवाले से कि इसमें जो आपको रेजिस्टेंस आई, और अगर आई तो कहाँ से आई और किस किस्म की रेजिस्टेंस आई जब आप ये करना चाह रहे थे, विद इन मैनेजमेंट या आउटसाइड मैनेजमेंट या स्टेक होल्डर्स की तरफ से किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस आई आपको? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इस रेजिस्टेंस थोड़ी सी वर्कर की तरफ से था। हमें थोड़ा सा वो ज़ाहिर बात इशू होता है उनको भी ना कि ये क्या बात हुई कि हम तो कंफर्ट वे में काम कर रहे हैं और हमें जो है हमारे जिम्मेदारियों को बढ़ाया जा रहा है। अच्छा। तो हमने उनको फिर एक, हाँ, उसकी जो है स्किल सेट का हमने एक उनकी स्किल डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम बनाया। अच्छा। ये बड़ी जबरदस्त जो प्रैक्टिस है, स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम था। हाँ। उसमें ये था कि हमने उनकी जो है ना स्किल सेट्स के 8 एरिया डिसाइड किए कि ओके। 8 एरियाज को आपने जो है वो अचीव करना है। हम्म। और उनकी ट्रेनिंग्स जो है हमने उसकी मैनेज की कि इन एरियाज को आप अचीव करेंगे। और ये तकरीबन 2 इयर्स 3 इयर्स प्लान चल रहा है। बात है उसमें चूंकि जो ट्रेनिंग दी जाती है तो उसके बाद ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस भी देखी जाती है कि ये ट्रेनिंग जो दी गई है तो ये कितनी इफेक्टिव रही है इसके अंदर। तो हम्म। उसके लिए जो हम लाइन मैनेजर्स होते थे हमारे प्रोडक्शन के अंदर, हम उनके साथ मिलके जो हम ट्रेनिंग देते थे उसका एक क्वेश्चनायर बनाते थे। और हमारा एचआर का जो नुमाइंदा होता था वो जाता था वहाँ पे उनके सुपरवाइजर्स या लाइन मैनेजर के साथ, और वो जाके उनसे क्वेश्चन करता था, रेलिवेंट क्वेश्चन के भाई इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, इस सिचुएशन में क्या करेंगे, इस सिचुएशन में क्या करेंगे। तो हम्म। वो आंसर देता था यस या नो में, या जो भी आंसर आता था उससे हम उसको देखते थे कि कितनी इसने लर्निंग की है, वो कितना अंडरस्टैंड किया है जो हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था। अच्छा, वो जो मैं 8 स्किल्स की बात बता रहा था, 8 एरियाज हमने डिसाइड किए हुए थे। वो डिफरेंट जो है ना वो कैटेगरीज के हिसाब से डिफरेंट था कि ऑपरेटर्स का अलग था। उसके बाद जो है वो सुपरवाइजर का एक अलग कैपेसिटी थी उसकी। उसके अलावा जो है डाउन दी लाइन जूनियर ऑफिसर्स की एक अलग कैपेसिटी थी। तो वो स्किल सेट का हमने प्रोग्राम बनाया। तो वो 3 साल का प्रोग्राम था और हमने इसको ये कहा था कि जैसे जैसे आप ट्रेनिंग लेते जाएंगे ना, वो ट्रेनिंग जो है उसके हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती जाएगी। जब परफॉर्मेंस बढ़ेगी तो आपका लेवल बढ़ेगा। जब आपका लेवल बढ़ेगा तो आपका ग्रेड बढ़ेगा। आपका ग्रेड बढ़ेगा तो आपकी कंपनसेशन बढ़ेगी इसके अंदर। तो ये हमने जब उसको समझाया, उसकी ट्रेनिंग की हमने, तो वो उनको समझ में आई। जब समझ में आई तो उसका हमने जो है ना वो क्विक व्यू के लिए जो जैसे कहते हैं ना कि वो डैशबोर्ड जो है वो स्टडी के लिए हमने 1 पेजर उसका बनाया। वो 8 इसकी स्किल्स नीचे लिख दी उसके अंदर। उसके बाद उसकी तस्वीर लगाई, उसका नाम लिखा लगाया उसके अंदर, उसकी पर्सनल फाइल में वो पेपर लगता था। और एक रेडार चार्ट बनाया हमने उसके अंदर। अच्छा। एक ट्रेनिंग हुई, उसका रेडार चार्ट उसका बढ़ा। उसके बाद दूसरी ट्रेनिंग हुई। जब वो 8 ट्रेनिंग लेता था तो वो रेडार कंप्लीट हो जाता था उसके अंदर। और वेरी। वो हम उनको बताते थे, जो हमारे ऑडिटर्स आते थे, जो चूंकि हम टीपीएम बेस ऑर्गेनाइजेशन थी, हमने जो है वो लेवल 2 पे हम पहुंच चुके थे। उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया था। तो जब हम बताते थे वहां पे, जब ऑडिटर्स आते थे वो कहते थे कि यार आप स्किल सेट किस तरह डेवलप करते हैं। तो वो एक एक पेजर जो हम बताते थे उसके बाद वो ऑडिटर कोई सवाल ही नहीं करता था आंसर्स के अंदर। अच्छा। वो सारी उसकी जो है वो ये स्किल। जी। ये दरबारी साहब कौन से ईयर की बात तो है? 90 कौन से ईयर की बात है? ये ये मैं आपको बता रहा हूँ तकरीबन जो है ये 98 से 2000 नहीं 2008 से और 2012 तक की है। 2008। 2006 में तो ज्वाइन किया मैंने। ओके ओके ओके। 2007 में चैलेंजेस आ गए थे ये सही। कि वो जो है उसको कॉस्ट को रिड्यूस करें उसके अंदर।
हाँ, तो उसके बाद जो है फिर जब हमने इस तरीके से काम किया तो उस तरीके से एक अच्छा कंपनसेशन भी मिलता था, और वो उसके जो है ना वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड कंपनसेशन जिसकी बात होती है ना, ओके, तो वो वेरी गुड, कॉम्पिटिशन वेरी गुड। कॉम्पिटेंसी बेस्ड कंपनसेशन हमने किया, और उसके बाद वो ऑपरेटर भी आगे बढ़े और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक काम कर रहे हैं वहाँ पे, वो बड़े खुश हैं उसके अंदर। ये तो पूरी चेंज और वो मैनेजमेंट की, ये जो आप बता रही है पूरी चेंज मैनेजमेंट बिल्कुल की वो एक्सरसाइज है जो कि हम बड़े बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अक्सर औकात इसकी बात करते हैं। इस अच्छा ये बताइए वहां पे क्या यूनियनाइज्ड भी थी स्टाफ या या? यूनियन भी थी, यूनियन थी, मगर बात ये कि यूनियन को भी जो है ना वो आप उसको एज ए चैलेंज ना लें, उसको पार्टनर समझिए। तो मैं तो हाँ, जहां जहां पे भी रहा हूँ, और मेरी जो डीलिंग है यूनियन के साथ रही है, तो हम्म, लोग कहते हैं कि यूनियन खत्म होनी चाहिए। मैंने कहा नहीं भाई, क्यों खत्म होनी चाहिए? हम्म, यूनियन जो है रिक्वायरमेंट है, हम्म, और बजाय ये कि आप वो आदमियों से बात करते हो, यूनियन के नुमाइंदों से बात करके आप अपने जो है वो टारगेट अचीव कर लेते हो, क्योंकि वर्कर जो है वो वर्कर की ज्यादा जबान समझता है, वो मैनेजमेंट की जबान अच्छी तरह नहीं समझेगा इसके अंदर। हाँ, तो हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ पे भी रहा हूँ, तो यूनियन को जो है वो अलाइन किया है मैंने टुवर्ड्स मैनेजमेंट गोल की तरफ। और हाँ, यूनियन की क्या रिक्वायरमेंट होती है? वो रिक्वायरमेंट ये होती है कि कंपनसेशन और बेनिफिट्स की बात होती है उसके अंदर। तो कंपनसेशन बेनिफिट्स अगर परफॉर्मेंस है तो हमें देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है हाँ, ना? तो हाँ, यहाँ जो आजकल जो मैं कहता हूँ कि आईआर आईआर जो है वो पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एचआर है। हम्म, और हमारे आईआर में भी जो बात होती है वो बात होती है प्रोडक्टिविटी की, बात होती है परफॉर्मेंस की, बात होती है स्किल्स डेवलपमेंट की, बात होती है। और हम्म, ये बेसिक चीज है, ये भी एचआर की थीम है ये सारी, इसके अंदर हम्म, प्रोडक्टिविटी है, परफॉर्मेंस है, स्किल्स डेवलपमेंट है। तो हम्म। ये चीजों को जो है हमने इम्प्लीमेंट किया है आईआर पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर। नहीं, अगर तो वो स्किल ये जो आपने जो बात की ना कि जो स्किल डेवलपमेंट 8 एरियाज डिफाइन किए, वो बड़ी मेरे लिए इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि हम एचआर में जाहिर है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और एल&डी लर्निंग एंड डेवलपमेंट करते रहते हैं। और अगर ये बात लोगों को जी समझ जी आ जाए, और वो आई एम श्योर कि वो जो लोग जिन्होंने ये स्किल डेवलपमेंट जिनकी हुई होगी, वो उनकी जिंदगियों में भी कोई बहुत सारी और भी चेंजेस आई हुई होंगी। मतलब वो एक बिल्कुल ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है डेफिनेटली ना, काम का तो काम के हवाले से डेफिनेटली। तो आती ही है, लेकिन एक जिंदगी में वैसे एक जनरल जो एक उनकी कैरियर ग्रोथ है उसमें भी फायदा पहुंचा होगा। गो के अगर वो शायद सुपरवाइजर तक पहुंचे या नहीं पहुंचे जितने भी लोग हैं वहां पे, लेकिन ये चीजें जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट। जी नवीद साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे कुछ राय साहब? जी जी, मैं तो दरबारी साहब का एक्सपीरियंस इसमें तो हमारे लिए बड़ी लर्निंग है। मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका शुक्रगुजार हूँ कि आज इन्होंने ज्वाइन किया। बल्कि उससे भी पहले इन्होंने जो है हमारा प्रीवियस सेशन उसको देखा हाँ, और उसमें वैल्यू ऐड करने के लिए एग्री हुए कि जी मैं भी आऊंगा और मैं बात करूंगा। तो मैं इनको वेलकम भी करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ। हाँ, नहीं और थैंक बाकी रही बात, जैसे इन्होंने बताया कि ये एज एडवाइजरी रोल के अंदर अपनी मैनेजमेंट के पास, स्ट्रेटजी मेकर्स के पास लेके जाते रहे ऑप्शंस। यू। जब चैलेंजेस इन्होंने फेस किए तो उसमें स्ट्रेटजी इसी तरह ही होती है हमेशा। जो देखा ऑर्गेनाइजेशन में टॉप टू बॉटम होता है जब कॉस्ट सेविंग करनी होती है, हम्म, तो या फिर बॉटम टू टॉप होता है। तो बॉटम टू टॉप ट्रेवल आसान है, मोस्टली उस तरफ लोग चले जाते हैं कि हम्म, बॉटम पे कॉस्ट कटिंग और डाउन साइजिंग, ये सारी एक्टिविटीज बॉटम से स्टार्ट की जाती हैं। हम्म, अभी टॉप टू बॉटम करने में ये इसका मतलब ये नहीं है कि टॉप से आप डाउन साइजिंग शुरू करें। टॉप में माइंड की एप्लीकेशन बेसिकली स्टार्ट करनी है। और जो कंपनी के फाइनेंशियल चैलेंजेस थे दरबारी साहब ने जैसे बताया, तो यही एक वे फॉरवर्ड है, बड़ा अच्छा वे फॉरवर्ड है कि आप रेवेन्यू जनरेट करके अपने चैलेंजेस को मीट कर लें। हम्म, और इसी को कहते हैं कि प्रॉब्लम को हेड ऑन लेना, बजाय इसके कि प्रॉब्लम किसी को अपनी पिच पे ड्राइव कर रही हो। हम्म, आप प्रॉब्लम को हेड ऑन लें और उसके बाद जैसे इन्होंने इंपोर्ट के अल्टरनेट निकाले और लॉन्ग रन में इनका डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन के ग्रेटर इंटरेस्ट में चला गया। हम्म, तो ये एक बड़ी अच्छी एक प्रैक्टिकल इनकी तरफ से शेयरिंग आई है और लर्निंग हुई है। इसमें सर दो चीजें होती हैं कि रेवेन्यू जनरेट करके आप अपनी सैलरी बिल की जो टारगेटेड रेशियो है वहां पे लेके आए, या हम्म, सैलरी बिल के अंदर आप कट्स लगाएं हम्म, जिससे आप कंप्रोमाइज कर जाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की रेप्यूट को, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को। हम्म, लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन आती है, मोस्टली टैलेंट ड्रेन आउट होना शुरू हो जाता है।
नहीं तो मैं हम दरबारी साहब से बताइए बताइए बिल्कुल। मैं ये पूछना चाहूंगा कि कौन सी स्ट्रेटजी बेहतर रहेगी या कोई मिक्स अच्छा रहता है कि हम फॉर एग्जांपल 100 रुपीज रेवेन्यू है और 12 रुपीज सैलरी बिल है एनुअली, तो एक जो जनरल परसेप्शन चलती है, खैर वो सेक्टर टू सेक्टर वेरी भी करती है, लेकिन फॉर सेक ऑफ डिस्कशन हम इसको लेते हैं कि आइडियली 7 to 8% जो है आपका सैलरी बिल होना चाहिए आउट ऑफ 100 रुपी कलेक्शन जो टोटल रेवेन्यू इकट्ठा किया। अब आपका सैलरी बिल चला गया 12 रुपीज पे, अब उसको आपने 7-8% पे लेके आना है, तो क्या सैलरीज बेनिफिट्स के कट और नंबर ऑफ पर्सन के कट लगाना दैट विल बी अ प्रॉपर स्ट्रेटजी, और हम उस 100 रुपी रेवेन्यू को ले जाएं 125 पे 120 पे, सो दैट कि हमारा ये जो 12 रुपए का सैलरी बिल है ये 7% ऑफ 120 का 7% निकल है। तो इसके अंदर से इजी और मोस्ट सूटेबल इन इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और बेसिंग ऑन एक्सपीरियंस ऑफ दरबारी साहब, इसके ऊपर जो भी उनके कमेंट्स हैं, आई वुड लाइक टू लिसन हिम ऑन दिस। इसमें एक चीज सिर्फ मैं और ऐड कर दूं कि ये सिर्फ ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में ये जो सैलरी का बिल है इसमें फर्क भी होता है, क्योंकि सर्विसेज में जरा ज्यादा जाहिर है ये परसेंटेज आगे चली जाती है, वहां पे सैलरी ज्यादा होती है। जी जनाब। हाँ, मैं थैंक यू नवीद, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया है और मैं जहाँ पे भी गया हूँ तो मैंने उनकी मैनेजमेंट से यही रिक्वेस्ट की, एसबीओ से रिक्वेस्ट की है कि देखिए सैलरी जो है ना उस पे कट लगाना मुनासिब नहीं होता, इसलिए कि हर एम्प्लॉइज का जो भी एम्प्लॉय होता है उसका एक अपना बजट होता है और उस बजट के अंदर जो है उसने मैनेज करना होता है, और जहाँ रिसेशन हो, इन्फ्लेशन हो, तो वहाँ जाहिर बात है आपको इंक्रीमेंट की जरूरत होती है इसके अंदर। तो मैं हमेशा अपने जो भी सीईओ होते थे उनसे ये कहते थे कि आप जो है ना मास प्रोडक्शन की बात करें, प्रोडक्शन इंक्रीज की बात करें, मार्केट शेयर को बढ़ाएं, अपने मार्केटिंग और सेल्स को उनको टारगेट दें कि वो मार्केट शेयर को जो है वो ग्रो करें, तो जब वो ग्रो करेगा तो सारे एरिया ग्रो करेंगे, ठीक है, ना सिर्फ सैलरी बिल की बात होगी बल्कि कंपनी बिजनेस की भी बात होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बड़ी अचीवमेंट रही है, चाहे मैं बतली से निकल के मैं पाकिस्तान केबल्स में गया हूँ, पाकिस्तान केबल्स से निकल के इंग्लिश बिस्किट में गया हूँ, तो उनके एंटरप्रेन्योर की जो अप्रोच थी वो यही थी कि सेल्स ग्रोथ को बढ़ाया जाए, जब सेल्स ग्रोथ बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो जो है वो वर्कर्स जो है उसको बेनिफिट होगा, वर्कर्स को जो है वो ग्रोइंग की अपॉर्चुनिटी ज्यादा निकल जाएगी, ज्यादा मिलेगी आपको, और उस पे जो है वो आपको जो है वो सैलरी बिल को इजीली आप 100 पे थे तो 125 पे चले जाते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये जो है मैं सेकंड ऑप्शन को ज्यादा मैं उस पर प्रेफर करूंगा कि बिजनेस को बढ़ाया जाए और सैलरी को जो है वो उसी से जो है वो आप उसको लिंक करें। मैं आपको एक बड़ी अच्छी एक और एग्जांपल दे दूं यहाँ पे, जो एक तो फतेह अली पे थी और एक हमारी, मैं ईबीएम में रहा हूँ इंग्लिश बिजनेस के अंदर, तो उनके एंटरप्रेन्योर जो है दो खातून है, डॉक्टर जीलफ और सदफ अपने सादिया, उनकी दो बहनें हैं। डॉक्टर जीलफ जो है वो फाइनेंस देखती हैं और मार्केटिंग देखती है, उसके अंदर मार्केटिंग और सेल्स, और सादिया ऑपरेशंस देखती हैं प्रोडक्शन के लिए। यानी मैं ये अगर थोड़ा एनालाइज करूं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूं और उन खवातीन को देखूं, तो मुझे जो कॉम्पिटेंसी उन खवातीन में नजर आई है, मेल एंटरप्रेन्योर से ज्यादा उनमें नजर आई है इसके अंदर। उनका जो विजन, उनकी जो आपके मिशन था और जिस तरीके से वो एम्प्लॉय को ग्रो करती थी, जिस तरीके से बिजनेस को लेकर चलती थी, यानी एक छोटा सा मिसाल दे दूं मैं जो है 2015 में ज्वाइन किया था मैंने वहाँ पे ईबीएम के अंदर, सीनियर मैनेजर आया, एक पोजीशन क्रिएट की थी उन्होंने। तो उस वक्त उनके जो सेल्स टारगेट थे, मैंने कोई तकरीबन यही था महीना कोई आपके फरवरी मार्च के अंदर ज्वाइन किया, और सेल्स टारगेट थे उनके 24 बिलियन के, और मार्च में वो 22 बिलियन अचीव कर चुके थे, और जब जून कंप्लीट हुआ तो 26 बिलियन। बिलियंस उमर साहब बहुत बड़ी बात होती है, अदर देन आपके टारगेटेड जो है वो बजट के जो 2 बिलियन, 26 बिलियन, ये आपको 2015 की बात बता रहा हूँ।
उनकी मिशन और विजन की बात बताता हूँ, तो ये दोनों खवातीन ने ये डिसाइड किया था कि 2020 में हमने 50 बिलियन की कंपनी बनाई। अब अंदाजा करेंगे 2015 में खड़े में 26 बिलियन की अचीवमेंट है, 24 बिलियन का बजट था उनका, टारगेट था उनका। और उनका क्या विजन क्या है कि 2020 में 50 बिलियन कंपनी बनी। 2 प्लांट है उनके, एक कराची में, कतार के अंदर। अच्छा। और यकीन माने उमर साहब, मैं तो 2018 में छोड़ चुका था, मगर 2020 में वो 50 बिलियन अचीव कर लिया उन्होंने। अच्छा। तो ये 25 बिलियन कोई मामूली बात नहीं है उमर साहब, आप माशाल्लाह फील्ड के आदमी हाँ, हैं। इतनी इंक्रीज। 25 बिलियन में 3 कंपनियां लग सकती हैं, अच्छी बड़ी साइज की। मैं पाकिस्तान में था उस वक्त, वो शायद 7 बिलियन की कंपनी थी। अब मेरे ख्याल से 12-15 कंपनी हो गई होगी। और ये 25 बिलियन की 5 साल के अंदर अचीव करना, और अचीव किया उन लोगों ने। अच्छा, अब जी जी। मजे की बात यह है, जो मैं आपको इंक्रीमेंट की बात बता रहा हूँ, कि हमारे यहाँ जो इंक्रीमेंट लगता था वो लगता था एनएसवी। एनएसवी मीन्स कि नेट सेल्स वैल्यू जितनी हो रही है ना, उसका एक हमें परसेंटेज देते थे, 0.025%। ये आपको मिलेगा इसके अंदर। अब जब बिलियंस की कंपनी है और वो उसमें से आप जब निकालते हैं, तो आपको इतना बड़ा बजट मिलता था कि वो तकरीबन 15% 16% पे आपको जो है इंक्रीमेंट मिल जाता था उसके अंदर। और हर एम्प्लॉय हैप्पी होता था, खुश होता था इसके अंदर। वो क्या है, वो यही ना, ग्रो करो, मास प्रोडक्शन करो, मार्केट शेयर लो इसके अंदर। अच्छा, हमारे एंटरप्रेन्योर जो है बहुत सारे जो हैं, वो तो इस माइंड के बहुत सारे नहीं है इस तरीके से। वो एक जो हमारे दाऊद यामा आते हैं, दाऊद यामा के अंदर उनकी एक लिमिटेड अप्रोच थी कि भाई इतना बनाना है, इतना कमाना है, इतना खाना है। उसका नतीजा क्या हुआ कि दाऊद यामा कॉर्पोरेशन ने उनसे मुआहदा खत्म कर दिया, दाऊद यामा खत्म हो गई। अब वो भाइयों, जब वो दाऊद यामा खत्म हुई, तो भाइयों में लड़ाई भी, एक दूसरे पे केस कर दिए उन लोगों ने। वो केस करने के बाद सबकी बुरी हालत हो गई इसके अंदर। अच्छा, एक बड़े मजे की बात इसमें मैं एक ना कॉम्पिटेंसी से, जो कि हमारे वो एचआर वाले काफी सुन रहे होंगे इसको, तो वो जो आपने ये जो बातें की, मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ इस बात पे, क्योंकि अभी पिछले ही हफ्ते मैं एक और पैनल डिस्कशन पे था, तो वहां पे हम ये बातें भी कर रहे थे। जो आप बातें कर रहे हैं ना, मुझे इस बात से इतनी मतलब दिल्ली तसल्ली मिल रही है कि आप बातें कर रहे हैं फिगर्स की और एक्चुअली बिजनेस की, जो कि एचआर और आईआर के बंदे के लिए ये बातें करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, क्योंकि वो उस बिजनेस को, जब तक आप एज एन एचआर मैनेजर या आईआर मैनेजर या लीगल के आप उस बिजनेस को फिगर्स में ही नहीं समझ रहे, तो फिर आप सपोर्ट कैसे करेंगे। और ये जो कॉम्पिटेंसी है ना, इस कॉम्पिटेंसी को हम अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में बिजनेस एक्यूमेन कहते हैं, कि वो बिजनेस एक्यूमेन जो है वो भी आपके अंदर है। आप जब बैठेंगे किसी के साथ, अपने सीनियर्स के साथ या कंपनी के ओनर्स के साथ, तो जब आपको ये फिगर्स का पता होगा, तो आप अच्छे तरीके से उनको अपनी इनपुट दे सकेंगे इन टर्म्स ऑफ योर आइडियाज, और किस तरह से आपने उन्होंने, जैसे आपने कहा कि वो 25 बिलियन थी और वो 50 बिलियन तक जाना चाहते हैं, या उनका कितना रेवेन्यू था और कहां तक जाना चाहते हैं। अगर ये फिगर्स एक आईआर के बंदे के टिप पे हैं, तो ये बहुत ही एक मतलब खुशी की बात है, खुशाइंद बात भी है। अच्छा, एक और चीज मुझे इसमें ये बताइए कि एक तो ये साइड हो गई ना, कि जहां पे आपने उनको कहा कि प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए और मास प्रोडक्शन पे चले जाए। अब बाज़ औक़ात कुछ होती हैं, इकोनॉमिक एडवर्सिटीज आती हैं, जैसे पेंडेमिक का सिलसिला आया, या जैसे रिसेशन आ जाती है, जैसे 2008 में आई थी, और फिर आजकल भी किसी किस्म का मामला है जहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई है, बहुत ऊपर चली गई है, बहुत सारे टैक्सेस लगे, बहुत सारी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ। तो क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी है, कि अगर आप कंपनी ये देखना की कोशिश करे कि हम किस तरह से कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, क्या ऐसा कोई आपके तजर्बे में आई कोई चीज कि जो ऐसी जगहों पे डाउनसाइजिंग के अलावा, जो एम्प्लॉय डाउनसाइजिंग के अलावा किसी और जगह पे कॉस्ट सेविंग का भी कोई तजर्बा है, या कोई ऐसी चीज है जो कि आइडिया आपने देखा हो कहीं पे। बिल्कुल, मैं जिक्र करता हूँ। देखिए, बात ये होती है कि मैंने आपसे 3 बातें की थी, कि प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस और स्किल्स डेवलपमेंट। ठीक है जी। ना, ये बेस है किसी भी इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, अब जब मैं ईबीएम में गया था, तो बीइंग सीनियर मैनेजर आईआर, तो हमारा काम ये होता था कि हम फ्लोर विजिट्स करते थे, लोगों से मिलते थे, उनकी प्रॉब्लम को सुनते थे, उनकी प्रॉब्लम फैसिलिटेट करते थे, और उनकी परफॉर्मेंस भी देखते थे उसके अंदर। तो हमें एक जगह पे इशू हुआ। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि नॉर्मली इंडस्ट्री में ये होता है कि जब वर्कर सुबह आता है ना, तो वो थोड़ा सा आने के बाद टाइम किल करता है। ओके।
कि टाइम किल करता है कि वो कैंटीन में चला जाऊं, वॉशरूम में चला जाऊं, चेंजिंग रूम में जाऊं और अच्छा वहां से चेंज करके फिर आऊं। तो उसका भी एक तरीकेकार है कि वो हमने उसको ऑटोमेशन भी दिया। अच्छा। ये परफॉर्मेंस की बात हो रही है और ये छोटी छोटी टिप्स होती है ना, हाँ हाँ। यही आपकी जो वैल्यू एडिशन होती है और वो जो आपको रेवेन्यू में कन्वर्ट कर रही होती है। ओके तो ओके। हमने उसका उसका सोल्यूशन ये ढूंढा कि हमने कहा कि भाई जब आप आते हैं, गेट से एंटर होते हैं तो अटेंडेंस लगती है, ठीक हम्म है। हम्म तो हमने उसका एक साइकिल बनाया कि एक अटेंडेंस तो लगेगी यहाँ पे हम्म और एक अटेंडेंस लगेगी आप जिस जगह पे जा रहे हैं वहां पे। एक मशीन हमने वो बायोमेट्रिक रख दी उसके अंदर। तो हम्म। हमने कहा भाई जब आपका साइकिल कंप्लीट होगा तो अटेंडेंस लगेगी, वो जितना डिले होगा वो डिले आपके खाते में जाएगा इसके अंदर। अच्छा। अब वो गेट से जो है, अब वो जगह पे पहुंच रहा है तो वो सब चीजें भूल जाता था, क्योंकि वो पहले तो ये समझता था कि गेट पे अटेंडेंस लग गई तो चलो जी मेरी जान दो इसके अंदर। फैक्ट्री में आ तो गए अब अब जब हमने हो गया। अब हमने वर्क प्लेस पे लगा के उसका साइकिल कंप्लीट किया कि भाई यहाँ तो अटेंडेंस लगेगी, आधी अटेंडेंस है, मगर जब वहां पे जाएगी तो वो पेरोल पे जाएगी उसके अंदर। तो हम्म वो सब चीजों को छोड़ता था, यूनिफॉर्म चेंज करता था, भागता हुआ जाता था और रिपोर्ट करता था अपने जो भी सुपरवाइजर को। और फिर हम सुपरवाइजर को कहते थे भाई आप, वो कहते थे ना एचआर वाले कुछ नहीं करते, बंदे भेजते नहीं है, ये भाग जाते हैं, ये भाग जाते हैं। तो जब सुपरवाइजर के पास चला गया तो हम एचआर आईआर ये बोलते थे भाई अब अपने बंदे को संभालो, अब ये कैंटीन जाए या वॉशरूम जाए ये आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है इसके अंदर। तो हम्म। ये एक ऑटोमेशन का एक प्रोसेस होता है। जो 10-15 मिनट वर्कर के जाए होते हैं उस वो प्रोडक्टिव वे में लग गया, आपकी मशीन ऑपरेशन शुरू हो गया, आपकी प्रोडक्शन शुरू हो गई। तो ये चीजें जो है वो छोटी छोटी बड़ी काउंट करती हैं। अच्छा एक तो एक छोटी सी जमनन बात आ गई। अब मैं आपको तो बात बताता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब इंग्लिश बिस्किट में हम विजिट करते थे तो हमने इन्हीं चीजों को नोट किया कि जो है वो वर्कर वॉशरूम भी जा रहा है और चाय पीने भी जा रहा है और नमाज भी पढ़ रहा है और अकाउंटेबल टाइम नहीं है उसका। हम्म तो हमने उनको जो है वो एक बजट के अंदर ऑप्शन दिया कि भाई नेक्स्ट बजट में जो है वो प्रोडक्शन का गेट है उसके साथ जो है वो आप उसको जो या तो फेस रीडर लगा दें या वो बार रीडर लगा दें जो उसके पास कार्ड होता है। और वो टेक्सटाइल जो है वो वहां लगा दिया हमने कि वो जब वो लगाएगा उसको टच करेगा तो वहां से वो निकल सकता है। हम्म जब वो निकलता था वहां से जाता था और जब वो वहां से वापस आता था हम्म तो उसकी जो है ना हमने टाइम मॉनिटरिंग की उसकी, ठीक है। अब वो टाइम मॉनिटरिंग में हमने एक मार्जिन दे दिया कि भाई एक वर्कर है अगर वो सुबह चाय पीने जाता है, वॉशरूम जाता है और उसके बाद सेकंड हाफ में चाय पीने जाता है, लंच करने जाता है, 1 घंटा या 1 घंटा 10 मिनट जो है वो इनफ है ब्रेक के इसके अंदर, ठीक है। अब उससे ज्यादा जो टाइम कंज्यूम होता था उसकी हम रिपोर्ट जनरेट करते थे डेली बेसिस पे, और वो जो 2 मिनट 4 मिनट किसी के 15 मिनट किसी के 20 मिनट इस तरीके से, तो वो हम उनको आपके प्रोडक्शन के जो मैनेजर थे उनको हम भेजते, प्रोडक्शन हेड को भेजते थे कि भाई ये देखें इस तरीके से ये मूवमेंट है और इतने आवर्स आपके जो है वो वेस्टेज जा रहे हैं, उसको आप मैनेज करें। अब प्रोडक्शन मैनेजर भी बड़ा वो जो है वो एक्टिव माइंड का था, उसने एनालाइज किया उसको, आवर्स को मैन पावर में कन्वर्ट किया तो पता लगा कि भाई 2 आदमी जो है ना वो यहाँ पे 2 आदमियों के मैन पावर जो है मैन आवर है वो इसमें जो है वो जाया हो रहे हैं इसके अंदर। अच्छा उसने फिर एक और काम किया कि यार इसको दरवाजे साहब देखें थोड़ा सा कि और मजीद कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो मैंने कहा थोड़ी सी परेशानी होगी, हमने जो है ना ईच इंडिविजुअल की जो है वो जॉब मॉनिटरिंग करनी है, वो टाइम एंड मोशन स्टडी वाली जो बात होती है इसके अंदर। तो फिर हम जो है वर्कर को कुछ नहीं कहते थे, बोले बेटा आप काम करें, हम कुछ नहीं करेंगे। एक आदमी हमने लेके टाइम स्टॉप वॉच लेके कह दिया कि भाई ये काम कर रहा है तो कितने जो है आवर्स के बाद ये ब्रेक लेता है, कितने आवर्स के बाद जो है वो किसी से मिलने जाता है, किसी से बातें करता है, या प्रोडक्शन रुक रही है तो कितने देर के लिए रुक रही है इसके अंदर। तो हमने ईच इंडिविजुअल्स की जो है ना वो टाइम एंड मोशन स्टडी से हमने वो किया। और उसके बाद जब हमने एनालाइज किया तो हमें तकरीबन जो है वो 20-25 लोग जो है उसमें मैन आवर्स के लोग नजर आए, जो हम अगर वहां से उसको कहीं और जगह पे भी मूव करें तो काम चल सकता था उसके अंदर। तो अब उस जमाने में जो है वो एक बात हो रही थी कि नई लाइन लगानी है हमने बिस्किट की। तो उस पे फिर हमारी प्रोडक्शन हेड से बातचीत हुई तो उस पे कहा कि भाई दरवाजा तो आपने बड़ा अच्छा काम कर दिया मगर इसमें हमने और भी काम करना है, ताकि हम चाहेंगे कि वो नई लाइन के अंदर जो है वो हमें ज्यादा मैन पावर इंडक्ट ना करनी पड़े। आपने तो हमें 20-25 का तो फोकस दे दिया, इसको हम अपने सुपरवाइजर के जरिए मैनेज कर लेंगे। तो मैंने कहा भाई बात ये कि आप लोग तो ज्यादा बेहतर आदमी हो, इंजीनियरिंग के आदमी, टेक्निकल आदमी है, आप ऑटोमेशन पे बहुत सारी चीजों को लेके जा सकते हो। ये पैकिंग मशीन है जहाँ मैनुअल ऑपरेशन हो रही है वहाँ पैकिंग
आप उसको ऑटोमेशन पे कर सकते हो। तो उन लोगों ने उसमें बड़ा काम किया प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में मिलकर। और जब हमारी नई लाइन लगी तो हमने उसी मैन पावर में जो 3 शिफ्टों में काम करती थी उसी में से मैनेज करके हमने उसी मैन पावर से एक नई लाइन हमने शुरू कर दी। अच्छा, अब आप देखते हैं कि जी आपकी कांस्टेंट है, आपकी जो पेरोल कॉस्ट है उसके अंदर जी प्रोडक्टिविटी जो बढ़ गई है आपकी। अब वो जो चीज होती है जहां से वो पैसे आपके सेव हो रहे हैं मनी बिल के या आपके सैलरी बिल के, वो आप कंपनसेट करें उसमें से 25% 30% बाकी लोगों को उसमें शेयर करें। तो हम वो शेयर क्या करते हैं उसके अंदर। तो ये भी एक हमने इन चीजों को भी एक प्रैक्टिस की थी हमने इंग्लिश बिस्किट में, और मैं बड़ी सक्सेसफुल रहा था इसके अंदर। मगर ये सब सारी चीजें जो है ना वो सोलो प्रोग्राम नहीं चल सकता, कंसल्टेशन चाहिए। और उसके लिए स्टेक होल्डर्स को आपको जो है ना उनको आइडिया जी बिल्कुल। इसमें उनको कॉन्फिडेंस करना। जी, इसमें जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये जो अटेंडेंस का आपने जिक्र किया कि एक वो बाहर भी अटेंडेंस लगा रहे हैं और फिर अंदर भी जाके अटेंडेंस लगा रहे हैं। बाज़ औक़ात ये चीज़ें जो हैं ये कुछ इंडस्ट्री वाइज भी फ़र्क भी होती हैं। कुछ डेफिनेटली कुछ उसमें इंडस्ट्री इसमें डिफरेंस आ जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे अब एचआर वालों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट आता है। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन की साइड भी हो गई, लेकिन एचआर वाले लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है कि वो इस चीज़ को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। उन लोगों की जो रिलैक्सेशन का टाइम है या उन लोगों की किसी तरह से वो अपने आप को, चूंकि हमारे आपने देखा ही होगा हमारे माशरे में लोगों के जो फैक्ट्री में आके या ऑर्गेनाइजेशन में आके लोग अक्सर अपने जो घरों की प्रॉब्लम्स हैं या घर जिस किस्म के हैं उनके, उससे थोड़ी सी उनको आज़ादी भी हो जाती है। तो वहां पे आके वो एक इसको भी इस तरह से पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं कि अपनी रिलैक्सेशन भी का टाइम भी किस तरह रखें। यहाँ पे एचआर के लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। अच्छा, मूविंग टुवर्ड्स द एंड, एक और जस्ट लास्ट वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके होते हुए मैं चाहूंगा कि आप हमें जरा उसके ऊपर भी जरूर गाइड करें। लीगल साइड क्या है इस चीज की, जो लॉ है पाकिस्तान का और जो पाकिस्तान के जो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट है और जो लेबर लॉज हैं उसके हवाले से क्या कहीं पे कहाँ पे किसको ज्यादा तहफ्फुज हासिल है डाउन साइजिंग के हवाले से, जहाँ पे लोगों को ले ऑफ करना है? तो अगर आप ये करते हैं या ये नहीं करते तो क्या एम्प्लॉइज को भी तहफ्फुज हासिल है ऑफ कोर्स, और कितना तहफ्फुज हासिल है, या एम्प्लॉयर को कितना उसके अंदर वो है? इसके हवाले से क्या आपकी एक्सपीरियंस रहा है इस एरिया में? मेरे ख्याल से उमर साहब पिछले प्रोग्राम को जो मैंने सुना था तो नबी साहब ने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली जो है उन्होंने उस पे लीगल पे तो डिस्कशन कर ली थी। और मैं जो एक थोड़ी सी ये बात करूंगा कि ये जो मैंने आपसे परफॉर्मेंस की बात की है और या जो मैंने टाइम वेस्टेज की बात की है, तो लेबर लॉस के अंदर जो है वो 48 आवर्स पर वीक और 8 आवर्स पर वीक जो है वो आपकी वर्किंग आवर्स। ओके, हाँ। अब चूंकि हमारी 3 शिफ्ट रोटेशन जॉब होती है तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो है वो स्पेस टाइम नहीं होता, हम उसी में से मैनेज कर लेते हैं ब्रेक्स को। वरना ब्रेक्स जो है वो एक्सक्लूडिंग वर्किंग आवर्स है। अगर आपकी एक शिफ्ट वर्किंग है तो आप जो है 8 घंटे तो कंटिन्यूस आप उसमें काम ले, उससे 48 आवर 8 आवर्स पर डे और 1 आवर ब्रेक का जो है, तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास जो है वो बाउंडेज नहीं है शिफ्ट वर्किंग की तो आप 9 घंटे काम कर सकते हैं, उसमें 8 घंटे लीगल हैं और 1 घंटे का ब्रेक आप दे रहे हैं उसके अंदर। ये लीगल पोजीशन है इसकी। अच्छा, दूसरी बात जो आप ये कह रहे हैं कि वर्कर्स को है, तो बिल्कुल उनके लिए लेबर कोड्स हैं, वो जाके जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर इलीगल एक्ट्स हैं उसमें, जैसे वो ले ऑफ की बात हुई थी, तो ले ऑफ में अगर आपका कोई सर्टेन पोर्शन है आपकी जो, जैसे वो पैंडेमिक सिचुएशन हो गई है और इसमें आपके स्टॉक्स पाइल सब हो गए हैं और आपके पास जो है मार्केट बंद पड़ी हुई है, मार्केट जा नहीं सकते, तो आप वो नो वर्क नो पे वाला उसमें आप ऑप्शन दे सकते हैं उसके अंदर। किसी पैकिंग सेक्शन को या उसको ले ऑफ कर सकते हैं। मगर जो अच्छी कंपनियां होती हैं जिनके रिजल्ट्स बड़े स्ट्रांग होते हैं तो वो नॉर्मली करती नहीं है। वो क्या करती हैं कि ठीक है, वो जैसे दी है इन्होंने, बहुत सारी कंपनियों ने घर बैठ के भी सैलरी दी है उन्होंने पैंडेमिक से, और जो जितनी रिक्वायरमेंट थी प्रोडक्शन की उन्होंने की, चाहे वो एक शिफ्ट में की या 2 शिफ्टों में की उन्होंने, और उस तरीके से उन्होंने मैनेज किया है। और उसमें गवर्नमेंट का भी एक रोल रहा था कि स्टेट बैंक ने भी उनको लोन फैसिलिटी दे दी थी इजी मार्कअप के ऊपर, तो इसमें कंपनियों ने ये फैसिलिटी। एक और फैक्टर भी आता है, उस पर भी आप थोड़ा सा अपने गाइड कीजिएगा कि जो यूनियनाइज्ड जहाँ पे इन्वायरमेंट होती है और जहाँ पे नॉन यूनियनाइज्ड इन्वायरमेंट होती है,
तो जो नॉन यूनियनाइज्ड लोग हैं उनके वो तो इंडिविजुअली जाहिर है कुछ करने की कोशिश करेंगे, और जो यूनियनाइज्ड हैं उन पे यूनियन जाहिर है वहाँ पे काफी हेल्प कर देगी। तो ये दोनों के लिए फर्क है कुछ, नॉन यूनियनाइज्ड के लिए और यूनियनाइज्ड एनवायरनमेंट्स के लिए कुछ फर्क सिलसिला है, उनका प्रोसेस फर्क है कोई, अगर उन्होंने लीगल कोर्स अटेंड करना है तो? हाँ, लेबर लॉज जो है ना वो समझ लें कि मिनिमम रिक्वायरमेंट जो भी मैंडेटरी लेबर लॉज हैं हाँ। और उसमें जो वर्किंग आवर्स दिए हुए हैं उसके अंदर जो आपको ओवर टाइम है या ग्रेजुएटी है या पीएफ है या जो भी फैसिलिटी दी है, इवन के चार्टर ऑफ डिमांड जो यूनियन की बात है, वो भी एक लीगल प्रोसेस है। उस लीगल प्रोसेस के थ्रू जो है वो नेगोशिएट किया जाता है। तो वो जो है एक रिक्वायरमेंट होती है। स्टाफ की जो बात हो रही है जहाँ पे नॉन यूनियनाइज पर्सन है, तो वो अदर देन उससे होते हैं कि मिनिमम तो ये स्टैंडर्ड है, उनसे बढ़ के जो है इससे कम नीचे नहीं कर सकते। यानी आप अगर स्टाफ को बोलें कि भाई 10 घंटे काम करो, तो वो 10 घंटे जो है वो इलीगल एक्ट होगा। वो 8 घंटे ही एप्लीकेबल होंगे उसके लिए भी, स्टाफ के लिए भी, और इस तरीके से जो वर्कर्स के लिए भी है इसके अंदर। तो ये चीजें जो है ना, लीगल तो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है और उस मिनिमम रिक्वायरमेंट को मेंटेन किया जाता है नॉन यूनियनाइज स्टाफ के ऊपर, और उनको जो है वो बेनिफिट्स जो है वो उसी तरीके से दिए जाते हैं। हाँ, जहाँ यूनियन का मैटर आ जाता है, उनके चार्ट ऑफ डिमांड या नेगोशिएशन है, वो एक अलग मैटर है, क्योंकि वो हमारी इंडस्ट्री अभी उस स्टेज पे नहीं है कि हम जो है ना वो इसको तमाम स्टाफ को, जो यूनियन स्टाफ को जो है हम उसको कैटर करें, या वो इंडस्ट्री चल नहीं सकती तो वो इन्होंने आउटसोर्सिंग का एक पोर्शन किया हुआ है। यूनियनाइज स्टाफ के साथ जो है कुछ पोर्शंस को, कुछ एरियाज को आउटसोर्स किया हुआ है उन्होंने। तो उस तरीके से भी जो है वो मामला चल रहा है इसके अंदर। तो ये जो चीजें हैं वो कुछ हमारी अपनी कंट्री पॉलिसी है या कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन है कि जिसमें ये मिक्स एंड मैच सिचुएशन चल रही है कि आउटसोर्स भी है, कुछ यूनिट्स को किए हुए, कुछ एरिया को किए हुए, और कुछ एरिया को जो है वो परमानेंट से चलाया जाता है इसमें। मगर बेसिक रिक्वायरमेंट लॉ की है, वो जो है वो मैंडेटरी लॉ है। वो लॉ एप्लीकेबल होते हैं वर्कर पे भी, और वही लॉ एप्लीकेबल होते हैं स्टाफ पे भी, कि अगर उनको जो कानूनी छुट्टियां मिल रही हैं, 8 मेडिकल हैं या कैजुअल है, इसके अंदर 10 कैजुअल है या 14 जो है वो आपकी एनुअल है, तो वो स्टाफ को भी वही मिल सकती है या उससे बढ़ के मिल सकती है उसके अंदर। उससे नहीं दे सकते आप उससे कम नहीं हो सकती। चले, थैंक यू वेरी मच दरबारी साहब। एनीथिंग एल्स यू, इसके हवाले से आपने दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जो हमें आज के उसके हवाले से पता चली। एक तो ये कि जो मास प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ानी, लोगों की स्किल डेवलपमेंट होगा करना, और उसके साथ साथ कॉस्ट रिडक्शंस के हवाले से भी आपने बातें की, उसके प्रोसेसेस के हवाले से भी आपने हमें बताया। दो जो एचआर की खास कॉम्पिटेंसीज हैं वो मुझे आपसे बात करके लगा कि आप में ज़ाहिर है वो ज़्यादा है, एचआर वाले लोगों में अभी वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आपका बिजनेस एक्यूमेंट जो है वो बड़ा, कि आप यू वर टॉकिंग अबाउट द रियल सेंस ऑफ बिजनेस के, जो ऑफ कोर्स हम सबका काम ये है कि हम चाहे एचआर में हो, आईआर में हो, हम एक किसी भी इन्वायरमेंट में जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, हमारा मकसद ये है कि ऑर्गेनाइजेशन का, कि वो जो काम कर रही है वो अच्छा करे, और अगर वो प्रॉफिट के लिए कर रही है तो वो प्रॉफिट अच्छा बनाए, और उसमें उसके लिए सारों को ही बीच में शामिल होना चाहिए। और इसमें एचआर वाले और आईआर वाले लोगों को कोई इस तस्वीर हासिल नहीं है, मतलब वो एक्सक्लूडेड नहीं है इसमें से, उनको भी बात बीच में करनी चाहिए। तो आपने वाकई उसके ऊपर बातें की। कंसल्टेशन के हवाले से जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इस किस्म के तमाम इन्वायरमेंट में, वो आपने अपने फतेह अली केमिकल्स के हवाले से जो बात की, जहाँ पे आपने तमाम लोगों ने मिलकर इसके ऊपर कंसल्टेशन की, और ईबीएम के बारे में जो आपने बात की, जहाँ पे जो यू वर टॉकिंग अबाउट रियल इन बिजनेस टर्म्स के कितने अभी डॉलर्स हैं और कितने बढ़ सकते हैं, और किस तरह से हम इसको बेहतर कर सकते हैं, इससे अंडरस्टैंडिंग लोगों की और एंटरप्रेन्योर्स की बेहतर हो जाती है। आखिर में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आपने जो कही, उसके ऊपर मैं चाहूंगा कि आप एक दफा दोबारा थोड़ा सा वो कहें कि जो ये जो सारा चेंज का सिलसिला है या कोई इस किस्म की चीजों को करने का तरीकाकार है, उसमें जो टॉप मैनेजमेंट है, जिसमें एचआर के टॉप भी शामिल होती है और ऑर्गेनाइजेशन की टॉप भी शामिल होती है, उनकी इन्वॉल्वमेंट और उनका जो उस चीज को खुद पहले प्रैक्टिस करना, वो कितना इंपॉर्टेंट है, और आपने देखा होगा कि ये उसके बगैर शायद मुमकिन नहीं है। तो आपका एक्सपीरियंस इसमें क्या है कि जो टॉप है, हाउ डज दैट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस होल सिनारियो?
जो आपका टॉप मैनेजमेंट लेवल है, डेफिनेटली बिजनेस तो वही रन कर रहा है, ठीक है ना। हम तो इम्प्लीमेंटिंग फेज में होते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर हम उनको एडवाइस दे सकते हैं कि देखें, ये अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है और आप ये चाहते हैं कि बिजनेस ग्रो करे और बिजनेस आगे बढ़े, तो एक मॉडल आप दे रहे हैं, एक मॉडल हम दे रहे हैं, आप उसको एनालाइज कर ले, आपको जो बेहतर मॉडल लगता है उसको इम्प्लीमेंट कर दो। डेफिनेटली एक अच्छा एम्प्लॉयर जो है वो यही देखेगा कि लोगों का नुकसान ना हो और जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान ना हो, और स्किल सेट रहे मेरे पास, और एक जो है अच्छे लोग मेरे पास रहे, रिटेन करें। तो मुझे हेनरी फोर्ड का वो एक कोटेशन याद आ गया। जो हेनरी फोर्ड कहते हैं कि टेक अवे माय बिजनेस, टेक अवे माय, बर्न आउट माय बिजनेस और बर्न आउट माय फैक्ट्रीज, बट गिव मी माय पीपल, आई विल एस्टेब्लिश माय अगेन। तो बात ये है कि लोग होते हैं काम करने वाले, एग्जैक्टली। सही है ना, लोग होते हैं। मतलब और यहाँ पे उल्टा हो रहा होता है, यहाँ इंसान पे अक्सर औकात ही हो रहा था कि टेक अवे माय पीपल एंड आई विल रन बिजनेस। नहीं, उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है कि वो बिजनेस से बैठ जाते हैं। नहीं, वो आपने शुरू या में वो बात उस की ना, आपने एक शुरू में बात की बड़े मजे की, जो यूनिलीवर के हवाले से आपने बात की थी कि आपने यूनिलीवर वालों से कांटेक्ट किया, जो एनालिटिकल स्किल होती है, आपने उनसे पूछा कि भाई आपका अगले 2-3 सालों का प्लान क्या है, कि अगर आज हम आपका ये छोड़ देते हैं और लोग निकाल देते हैं और हमारी स्किल सेट खत्म हो जाती है, तो कुछ लोग जो हम तो बिजनेस में हैं और आप भी बिजनेस में हैं, तो 2-3 साल के बाद आपका दोबारा बिजनेस आएगा तो हम इन लोगों को कहाँ से लेके आएंगे? ये जो लोग हमारे सेट हमारा चला गया, तो ये दोबारा से हमें एक और स्कीम जो, तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की थी कि यू हैव बेसिकली अप्रोच्ड योर पार्टनर इन बिजनेस, सीनियर पार्टनर बिजनेस, कि अपना प्लान बताएं कि आगे फ्यूचर में क्या है। और ये अगर हम लोग इस तरह से अपनी प्लानिंग करें तो वो दैट डेफिनेटली पेज बैक। जी राजा साहब, आप हम इसको कंक्लूजन करते हैं थोड़े इसमें, तो आप बताइए एनीथिंग, अगर कोई मिस हो गई हो चीज दरबारी साहब से पूछने वाली या कोई ऐसी चीज, तो आप भी जरूर बताइए। मैं सर इसमें यही कहूंगा, ये जो बिजनेस एक्यूमेन की बात हुई है, जब ये स्ट्रेटेजिक डिसीजंस में बैठते हैं तो उस वक्त ये फंडामेंटल बन जाता है। उस वक्त तक तो आप इसको मार्जिन दे सकते हैं जब कोई ऑपरेशनल जॉब कर रहे हैं। आप देखते हैं एचआर में भी एचआर बीपी का कॉन्सेप्ट जो आया था वो यही था कि थोड़ा सा बिजनेस के साथ भी ये लोग एंगेज होना शुरू हो जाए। तो लेकिन जब ये डिसीजन मेकिंग और डाउन साइजिंग और फ्यूचर प्लानिंग चल रही हैं, 3 साल प्लान, 5 ईयर प्लान, तो उसके लिए बिजनेस एक्यूमेन इज फंडामेंटल। आई थिंक ये मेरी तरफ से इसका इनपुट, और मैं इंडोर्स करता हूँ दरबारी साहब ने जो इस हवाले से इनपुट्स दिए। सेकंड थिंग, सीबीए की बात हो रही थी, यूनियनाइज्ड स्टाफ की। मेरे ख्याल से जितना वो बिजनेस एक्यूमेन की एक स्किल आज जैसे हाईलाइट हुई कि उसको भी लर्न करना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट के अंदर उसको लेके आना चाहिए, पर्सनल गोल्स में लाना चाहिए, इसी तरीके से सीबीए हैंडलिंग को भी इस स्किल डेवलपमेंट के अंदर इक्वल स्टेटस देना चाहिए। अभी एक जो मिथ क्रिएट हो गई है वो ये है कि जी जहाँ पे सीबीए है वहां पे काम करना मुश्किल है, लेकिन मैं अपने 18 ईयर एक्सपीरियंस में मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव स्पेंट इन ऑर्गेनाइजेशन वेयर सीबीएस आर वेल ऑर्गेनाइज्ड और फुली फंक्शनल। दरबारी साहब ने भी एक्सपीरियंस किया, उन्होंने भी। मैं ये देख रहा हूँ और समझता हूँ, मेरे एक्सपीरियंस में ये है कि जहाँ पे आपकी सीबीएस एग्जिस्ट करती हैं और आपका बिजनेस क्राइसिस में आया है, तो थ्रू सीबीए इज द इजीएस्ट वे टू हैंडल दैट क्राइसिस। जो हम हमारे साथ एक्चुअली चैलेंज किया है, हमने वो स्किल ही अपनी डेवलप नहीं की कि हम सीबीए की राइट्स एंड ड्यूटीज को पढ़ लें, उसको समझ लें, उसको सीख लें। बीइंग एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव, अपनी राइट्स ड्यूटीज को पढ़ लें, समझ लें, सीख लें, कुछ प्रैक्टिस कर लें। सीबीएस जो है ये अल्टीमेटली, जो मेरा 18 इयर्स का मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ उसके अंदर, यूजफुल, ये ग्रेट सोर्स और यूजफुल सोर्स है फॉर एम्प्लॉयर टू मैनेज क्राइसिस, टू हैंडल मैन पावर थ्रू सिंगल डोर। और विदाउट सीबीए जो है वो ज्यादा चैलेंज आते हैं, आपके डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं,
They can become your arms different basically. वो आपके बड़े राइट हैंड बाजू बन सकते हैं वो लोग आपके, वो अगर आप वो अच्छा, उसमें उसको समझने की जरूरत कहाँ पे है, उसको ये होपफुली मेरे हाथ भी विजिबल होंगे इस वक्त। फॉर एग्जांपल ये जो मूवमेंट मैं कर रहा हूँ ये हाथ की, दैट इज सीबीए, आपके और ये मैनेजमेंट है। अब लोग कहते हैं जी सीबीए बड़ी फलां जगह पे कमजोर है और फलां जगह पे बड़ी मजबूत है। सीबीए कमजोर और मजबूत नहीं होती। ये वाला जो मेरा हाथ है ना, ये सीबीए, ये यही होता है। मैनेजमेंट जब स्ट्रॉन्ग होती है, अच्छा हैंडल कर रही होती है, तो वहां नजर आता है ऊपर से नीचे के सीबीए कमजोर है। जहाँ पे मैनेजमेंट कमजोर होती है वहां नजर आता है नीचे से ऊपर के सीबीए स्ट्रॉन्ग है। तो ये मैनेजमेंट के पास फ्लेक्सिबिलिटी है, सीबीए वहीं पे है। तो इसलिए ये स्किल इनहेंसमेंट की जरूरत है। अभी बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनमें एम्प्लॉय वेलफेयर और एडवोकेसी का कॉन्सेप्ट आ गया हुआ है। तो जैसे आप SHRM के साथ एफिलिएटेड हैं, आई वुड सजेस्ट के वहां पे भी ये वाले मॉडल जो हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाए, एम्प्लॉय वेलफेयर और एडवोकेसी की बात की जाए, सो दैट के एम्प्लॉय अनहर्ड अनअटेंडेड ना हो। अनहर्ड और अनअटेंडेड एम्प्लॉयज, वर्कर्स जो कनेक्टेड ही नहीं है मैनेजमेंट के साथ, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क होते हैं। हमें पता ही नहीं है उन ब्रेन्स के अंदर क्या चल रहा है, उन ब्रेन्स के अंदर वो अपने चैलेंजेस को कैसे देख रहे हैं। इज वेरी ट्रू। और लेकिन ये उसमें ऑलरेडी है SHRM के अंदर, इट्स अ ह्यूज कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर रिलेशंस और लेबर मैनेजमेंट, और उसके अंदर एम्प्लॉय एडवोकेसी की टर्म अभी चल रही है जी। एम्प्लॉय एडवोकेसी में है कि अब उसका वेट ना करें कि वो आगे आपके पास बात करे, आप उसका केस ऑलरेडी टेकअप कर चुके हो जब वो आपके पास आए। बिल्कुल है ये इसको वहां पे एम्प्लॉय रिलेशंस के अंदर वो शामिल हो जाती है, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बीच में शामिल हो जाती है इसमें। सो थैंक यू वेरी मच राय साहब। आप मैं थोड़ा सा करना जरूरी है। अगर टाइम हो तो थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा, और मैं बताइए नवी साहब बात को एंडोर्स करूंगा जी कि जो मैनेजमेंट है ना, वो मैनेजमेंट हमेशा अपर हैंड होती है, और मैनेजमेंट से सीबीए बनती है। मैनेजमेंट के अंदर ही रहते हुए सीबीए होती है, मैनेजमेंट से ऊपर सीबीए नहीं जा सकती। अब उसको अलाइन करने की जरूरत है जो कंपनी ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स है, ठीक है ना। तो उसकी जैसे वो बात हो रही है कि स्किल्स डेवलपमेंट की बात हो रही है, मगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम भी होती है कि कहीं जैसे कोई प्रॉब्लम हो गई, या कोई सीबीए का कोई एक पार्ट जो है वो ऐसा अनफेयर प्ले कर रहा है इसके अंदर। तो हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है, जी आ रही है ना। तो अब बात ये है कि जो मैनेजमेंट होती है ना, जैसे हम HRIR के लोग हैं, हम सर्जन भी होते हैं ना, तो फिर हम सर्जरी करते हैं उसकी, और सर्जरी करते हैं उसको, प्रॉब्लम को दूर करते हैं। हम सर्जरी नहीं करेंगे तो वो तो नासुर बनेगा वो तो। तो अब जाहिर बात है वो फिर हमें जहाँ सर्जरी की जरूरत होती है सर्जरी भी करते हैं उसके अंदर, और उनको अलाइन भी करते हैं। तो ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट अपर हैंड है, वो चाहे तो सब कुछ कर सकती है, वो चाहे तो बिजनेस को ग्रो कर सकती है, वो चाहे तो सीबीए को अलाइन कर सकती है। और अगर उसी में कोई प्रॉब्लम है मैनेजमेंट में, तो जाहिर बात है कि वो सामने वाली जो पार्टी है वो फिर उन वीक पॉइंट्स को देखती है, लूप होल्स को देख के उसका फायदा उठाती है इसके अंदर। तो इन चीजों को जरा देखने की, मैनेजमेंट एज ए वन टीम कंसेप्ट पे काम होना चाहिए इसके। थैंक यू वेरी मच दरवाई साहब, बहुत शुक्रिया। इट वाज रियली अ प्लेयर। आपने जो बातें की वो बड़े दिल के करीब भी रहीं, और उससे हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी सीखी और समझी कि जो कि हमारे जो रोज़मर्रा के HR के काम हैं और ऑर्गेनाइजेशन के काम हैं उसमें भी हेल्प करेंगे। और आई होप कि वो लोग जो कि ऑर्गेनाइजेशंस चला रहे हैं, सीनियर्स जितने भी, या ऑर्गेनाइजेशन के ओनर्स, अगर वो सुन रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो उन्होंने कोट एक शेयर की कि मेरी से सारी चीज़ें ले लो लेकिन मेरे लोग वापस मुझे कर दो, तो मैं वो लोगों से दोबारा एक नई बिल्डिंग खड़ी कर सकता हूँ। लोग वाकई इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उनके लोगों की साथ साथ इफ़ वी आर देयर ग्रोथ पार्टनर्स, उनको हम स्किल डेवलप कर रहे हैं और उनके हकूक़ का ख्याल रख रहे हैं, और साथ में उनके फ़राइज़ का भी ख्याल रख रहे हैं कि वो जो काम कर रहे हैं वो किस तरह अच्छे तरीके से करें, तो वो हमारी एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हमारी बन सकती है। सो दोनों हमारे खास तौर पे हमारे गेस्ट पैनलिस्ट जनाब मोहम्मद यूसुफ दरबारी साहब, उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने टाइम दिया और इसमें हमें बहुत सी अच्छी चीज़ें उन्होंने सिखाई। और राजा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया।
और वो तमाम लोग जो कि इस वक्त सुन रहे हैं, अगर वो भी इसमें कोई अपना पॉइंट देना चाहें या अपनी कोई ऐसा टॉपिक जो कि वो समझते हैं कि जिस पे नॉर्मली बात नहीं होती और उस पे होनी चाहिए, वो हमें नीचे दिए गए ईमेल पे ज़रूर लिख सकते हैं और हम उसके ऊपर भी अगले किसी पैनल डिस्कशन में डिस्कशन करेंगे। सो बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज़। थैंक यू।